माता पिता बच्चों के लिए बोझ हो सकते हैं, मगर पिताजी के अचानक घर आ जाने पर पत्नी तमतमा उठी। लगता है इन्हें पैसों की जरूरत आ पड़ी है, नहीं तो यहाँ कौन आता। अपना गड्ढा भरता नहीं, घर वालों का कहाँ से भरोगे। मैं नजरें बचाकर दूसरी तरफ देखने लगा। पिताजी नल पर हाथ मुंह धोकर सफर की थकान मिटा रहे थे। इस बार मेरा हाथ कुछ ज्यादा ही तंग हो गया। बड़े बेटे का जूता फट गया है, वो स्कूल जाते हुए रोज तमतमाता है। पत्नी के इलाज के लिए पूरी दवाइयाँ नहीं खरीदी जा सकी और पिताजी को भी अभी ही आना था। घर में बोझिल चुप्पी पसरी हुई थी। सबके खाना खाने के बाद पिताजी ने मुझे पास बैठने का इशारा किया। मैं चिंता में था कि कोई आर्थिक समस्या लेकर आए होंगे। पिताजी उठकर कुर्सी पर बैठ गए, एकदम बेफिक्र। सुनो, कहकर उन्होंने मेरा ध्यान अपनी ओर किया। मैं सांस रोककर उनकी ओर देखने लगा। मैं इंतजार कर रहा था अगला वाक्य सुनने का। वे बोले, खेती के काम से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती, इस समय काम बहुत ज्यादा है। रात की गाड़ी से वापस जाऊंगा। 3 महीने से तुम्हारी कोई चिट्ठी तक नहीं मिली। जब तुम परेशान हो तभी ऐसा करते हो। उन्होंने जेब से 100 के 50 नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। धान की फसल अच्छी हो गई थी। घर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, ढंग से खाया पिया करो, बहू का भी ध्यान रखो। मैं कुछ बोल नहीं पाया, शब्द जैसे मेरे गले में ही अटक गए। मैं कुछ कहता उससे पहले ही पिताजी ने प्यार से डांटा, रख लो, बहुत बड़े हो गए हो क्या। नहीं तो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और पिताजी ने नोट मेरी हथेली पर रख दिए। बरसों पहले स्कूल जाते समय पिताजी ऐसे ही मेरी हथेली पर 1 रुपया टिका देते थे, मगर तब मेरी नजरें आज की तरह झुकी नहीं होती थी। माता पिता भले ही बच्चों के लिए बोझ हो सकते हैं, मगर माता पिता के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते। पापा जी भी तो कमाते हैं, फिर भी सब तुमसे ही क्यों। आ गया सासू माँ का फोन अपने लाडले बेटे के पास। जरूर कोई ना कोई नई फरमाइश करनी होगी। साक्षी ने सचिन के मुंह से हेलो मम्मी सुनते ही बड़ी जोरों से चिड़चिड़ाते हुए कहा, जो कि सचिन के ऑफिस से आने के बाद रसोई में खड़ी उसके लिए चाय बना रही थी। लेकिन अब तो उसका सारा ध्यान सचिन और अपनी सास की बातचीत पर टिक गया। हेलो मम्मी, ये आप किसके फोन से बात कर रही हैं? आपके फोन को क्या हुआ? ये तो कोई और नंबर है। सचिन ने बहुत ही आश्चर्य से अपनी माँ सुनंदा जी से पूछा। सचिन बेटा, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है और तुम्हारे पापा दुकान पर है, तो मैं अपनी सहेली के फोन से बात कर रही हूँ। बस तुम मेरे फोन में रिचार्ज करवा दो, वरना हाथ बिल्कुल खाली हो जाता है। कोई जरूरत पड़ जाए तो मुसीबत। उधर से सचिन की माँ सुनंदा जी ने कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपका रिचार्ज करवा देता हूँ। इतना कहकर सचिन ने फोन रख दिया और अपनी माँ के फोन का रिचार्ज करवाने लगा। साक्षी रसोई में खड़ी खड़ी सचिन की नकल करते हुए बोली, मैं अभी आपका रिचार्ज करवा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पैसे पेड़ पर उगते हैं, जब देखो तब ये बुढ़िया कोई ना कोई खर्चे की बात लेकर फोन करती रहती है। अब तो इसका कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा, वरना तो सचिन अपनी सारी कमाई उन पर लुटाता रहेगा। साक्षी अपने पति सचिन के साथ उसकी नौकरी के चलते दूसरे शहर में रहती थी। सचिन के परिवार की परिस्थितियां सचिन के नौकरी करने से पहले बहुत खराब तो नहीं, लेकिन थोड़ी सामान्य तो थी ही। हर खर्चे के लिए थोड़ा सोचना समझना पड़ता था। लेकिन फिर भी सचिन की कोई भी खुशी उसके माता पिता ने अधूरी नहीं रखी। अपनी छोटी सी कमाई में भी उसे वो सारी खुशियाँ दी जिस भी चीज का सचिन इच्छुक था। जबकि उनके 2 बेटे और भी थे, लेकिन फिर भी बड़ा बेटा सचिन, और वो भी इतना होनहार और होशियार हो तो कुछ तो दायित्व माता पिता का बनता ही है।
फिर चाहे उन्हें अपने खर्चों से समझौता ही क्यों ना करना पड़े। बस उन दोनों की एक ही आस थी कि सचिन पढ़ लिखकर इंजीनियर बन जाएगा तो घर की परिस्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। वैसे तो उमेश जी हर जिम्मेदारी अच्छी तरह से उठाने की कोशिश करते, दाल रोटी तो चैन से चल ही रही थी, लेकिन सुनंदा जी बेटे सचिन से छोटे मोटे खर्चे बता ही देती, जो वो सोचती कि ये तो सचिन ऑनलाइन कर ही लेगा। बस यही सब कुछ साक्षी को बुरी तरह से खल जाता। वो ये बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती कि सचिन की अपने परिवार के प्रति भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। साक्षी के दोनों देवर अभी भी अपनी पढ़ाई ही कर रहे थे, लेकिन जब साक्षी ब्याह कर आई और पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके गई थी, तब उसकी चाची और मम्मी ने बस यही समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारा पति इंजीनियर है, इसलिए खूब ठाठ बाट से रहना, उसकी सारी कमाई पर बस तुम्हारा अकेली का ही अधिकार है, उसे फिजूल में घर वालों के ऊपर खर्चा मत करने देना, सचिन को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में रखना, वरना वो सब कुछ अपने घर वालों पर ही लुटाता रहेगा और तुम बस खड़ी खड़ी देखती रह जाओगी। हम लोगों ने महसूस किया है कि सचिन अपने परिवार वालों के प्रति कुछ ज्यादा ही समर्पित है। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी और चाची आप लोग, साक्षी ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, क्योंकि इतने दिनों में मैंने भी गौर किया है कि सचिन अपने परिवार के प्रति कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है, लेकिन मुझे कौन सा ससुराल में रहना है, मैं तो 2-4 दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तो सचिन पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में होगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ बेटा, लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, देखा नहीं था कि सचिन की मम्मी अपने बेटे को इंजीनियर बताते हुए कैसे गर्व से फूली जा रही थी, लेकिन अब ये गर्व करने का अधिकार उनका नहीं तुम्हारा है। चाची और मम्मी साक्षी को भड़काने का प्रयास करते हुए बोली। मम्मी, चाची आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए, अब तो सचिन मेरा है, सिर्फ मेरा, आखिर उसने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, साक्षी बड़े ही जोश के साथ बोली। बस यही अरमान लेकर वो बेंगलोर आ गई, अब तो बस मैं और सचिन, और तीसरा कोई नहीं। उसे चिढ़ तब आती थी जब वो देखती थी कि सास ने उसका यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा। सचिन के छोटे भाई भी उसे कोई ना कोई खर्चा बता देते थे। सचिन तो अभी भी सबकी फरमाइशें पूरी कर रहा है, इसलिए अब वो सचिन से इस बारे में बात करके इस चैप्टर को खत्म करने की योजना बनाने में लग गई, क्योंकि इतने दिनों में उसे इतना तो एहसास हो ही गया था कि सचिन के लिए उसका परिवार बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। इसके लिए उसे साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। सचिन आखिर ये सब कब तक चलेगा? साक्षी ने चाय का कप सचिन के सामने रखते हुए चिढ़कर कहा, क्या कह रही हो? क्या कब तक चलेगा? तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी है क्या? सचिन साक्षी की बातों का मतलब ना समझते हुए आश्चर्य से बोल पड़ा। मुझे कोई दिक्कत क्यों होने लगी? और इतना नादान बनने की कोशिश मत करो कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। सचिन की बात ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया और साक्षी दुगनी तेजी से चिढ़चिढ़ाकर भड़क उठी। साक्षी, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो तो बात कुछ समझ में भी आए। सचिन फिर से शांत और कोमल शब्दों में साक्षी से बोला, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमेशा विनम्र रहना जो सिखाया था, बल्कि जब वो साक्षी को लेकर बेंगलोर के लिए निकल रहा था तो उसकी माँ ने उससे खासकर यही कहा था कि बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उसके साथ कभी आवेश में मत आना। समधी समधन जी को मैंने वादा किया है कि आपकी बेटी हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित है। बस इसलिए सचिन माँ की बात का सम्मान रखने के लिए और भी नम्र बना रहता। सचिन, हम लोगों को इस घर में आए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन जब देखो मम्मी जी और तुम्हारे भाई फोन पर कोई ना कोई फरमाइश सुना देते हैं और तुम उन्हें पूरा करने के लिए बेचैन हो जाते हो। साक्षी ऐसे बोल रही थी मानो उसके शब्दों में सबके लिए जहर भरा हो।
क्या मतलब? साक्षी की बात सुनकर सचिन एकदम से चौंक उठा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि साक्षी ऐसा भी कुछ बोल सकती है। क्या कहा तुमने, जरा फिर से तो कहो। सचिन, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। हर 10-12 दिन में मम्मी जी या तुम्हारे भाई तुम्हें कुछ ना कुछ खर्चा बता देते हैं। उनको ये भी एहसास है कि नहीं कि हमें भी अपनी घर गृहस्थी बसानी है। साक्षी फिर से चिढ़ते हुए बोली। साक्षी, तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? वो माँ है मेरी, वो उन खर्चों के लिए मुझसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? सबसे बड़ा बेटा हूँ मैं उनका। उन्होंने अपनी ना जाने कितनी उम्मीदों को मुझसे बांध रखा है। मम्मी पापा ने अपनी परिस्थितियों के विपरीत जाकर मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी हर इच्छा को पूरा किया अपनी इच्छा को मारकर, और आज मैं जो तुम्हें पति के रूप में इंजीनियर मिला हूँ ना, ये उनके ही त्याग और तपस्या का फल है। और रही बात मेरे छोटे भाइयों की, तो मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मेरे ऊपर उनका भी पूरा हक है। ये कहते कहते सचिन भावुक हो गया। लेकिन सचिन, पापा जी भी तो कमाते ही है, फिर वो लोग तुमसे ही हर खर्चे को क्यों कहते हैं? साक्षी के शब्दों में अभी भी चिढ़ भरी हुई थी। साक्षी, तुम इन छोटे मोटे खर्चों को खर्च कहती हो। अगर मैं महीने में एक बार उनका रिचार्ज करवा देता हूँ, छोटे भाई का रिजर्वेशन करवा देता हूँ, 1-2 किताबें मंगवा देता हूँ, या फिर मम्मी की दवाई ऑनलाइन मंगवा देता हूँ, तो क्या उन लोगों ने तो मुझ पर अपना सब कुछ न्योछावर किया है? तो क्या मैं इतना गया गुजरा बन जाऊं कि उन लोगों की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी ना कर सकूं? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। सचिन की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। अरे सचिन, तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। उन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि हमारे अपने भी तो खर्चे हैं। वो लोग बिना वजह हम लोगों को परेशान करते रहते हैं। साक्षी बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहती थी। साक्षी, मैंने तुमसे कोई राय नहीं मांगी है कि तुम सही हो या गलत, लेकिन आज के बाद फिर कभी भी ये शब्द तुम्हारी जुबान पर नहीं आने चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर तुमसे भी ज्यादा मेरे माता पिता और मेरे भाइयों का हक है। ये बात अपने दिमाग में जितनी जल्दी बिठा लो उतना ही अच्छा है। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी भी तो किसी इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारी हर चीज आ जाती है। इसलिए आज और अभी से इस बात को हमेशा के लिए खत्म कर दो। खुद खुश रहो और हम सबको भी सुकून से रहने दो, इसी में हम सबकी भलाई है। सचिन ने अपनी बात को स्पष्ट कहा और साक्षी सचमुच हाथ मलती रह गई, क्योंकि अब उसकी दाल सचिन के आगे नहीं गलने वाली थी और ना ही उसकी कोई जोर जबरदस्ती सचिन के ऊपर चलने वाली थी।